हे एवरीवन, वेलकम बैक टू जुडिशरी प्लस। हमने स्टार्ट कर दिया है लिमिटेशन एक्ट की सीरीज़। ऑलरेडी एक लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है जिसमें हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है, बेसिकली जिसमें डेफिनेशन सेक्शन था। एंड डेफिनेशन सेक्शंस जो होते हैं किसी भी एक्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो विदाउट डेफिनेशन सेक्शन हम अपना जो है एक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने अब तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो फटाफट जाके उसको कंप्लीट करिए एंड देन इस वीडियो पर आइए। और विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो के साथ। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 जो था वो लिमिटेशन ऑफ सूट्स अपील एंड एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिमिटेशंस एक्ट। तो हम जब ये वाला पार्ट पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फोकस करके पढ़िएगा एंड बिल्कुल भी ध्यान डेविएट मत करिएगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस भी बनते हैं। और या ट्रेडिशनली भी इसी से क्वेश्चन बनते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप भी है क्वेश्चन बनने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेक्शन नंबर 3 के साथ, जो कि बार ऑफ लिमिटेशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, बार ऑफ लिमिटेशन, इसका जो सबसेक्शन 1 है ये क्या बता रहा है? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 4 to 24 इंक्लूसिव, यानी कि 4B और 24B दोनों को इंक्लूड करते हुए, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड अपील प्रेफर्ड अप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड शैल बी डिसमिस्ड ऑल्दो लिमिटेशन हैज़ नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल चीज़ है जो बता रहा है कोई भी सूट, जितने भी सूट्स होते हैं ना, सूट हो गए, जितने भी सूट इंस्टीट्यूट होते हैं, जो भी अपील प्रेफर किया जाता है, यानी कि कोई भी सूट, कोई भी अपील और कोई भी एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि कब की दिया गया है? प्रिस्क्राइब पीरियड जो था हमारा उसके बाद दिया गया है। तो ऐसे सारे सूट्स, सारे अपील, सारे एप्लीकेशन को डिसमिस करार कर दिया जाएगा। ठीक है, डिसमिस कर दिया जाएगा। ऑल्दो लिमिटेशन हैज़ नॉट बीन सेटअप एज अ डिफेंस, अगर आपका डिफेंस लॉयर जो है उसने ये ग्राउंड नहीं उठाया है कि ऑलरेडी जो है लिमिटेशन ख़त्म हो चुका है, उसके बाद ये सूट या उसके बाद ये अपील या उसके बाद ये एप्लीकेशन लाई गई है, स्टिल वो जो है कोर्ट के पास अथॉरिटी है कि उसको डिसमिस कर दिया जाए, डिफेंस ना भी लिया गया हो तो भी। अब देखिए यहाँ एक वर्ड है प्रिस्क्राइब पीरियड। ठीक है, अब ये हमने जो है डेफिनेशन में पढ़ा था, हमने ये डेफिनेशन में पढ़ा था अपने लास्ट सेशन में। अब आप मुझे बताएंगे कि ये प्रिस्क्राइब पीरियड जो है वो कौन से डेफिनेशन नंबर था, कौन सा सेक्शन नंबर 2 के कौन से सब सेक्शन में ये दिया गया था। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ये आज के लिए आपका टास्क है। अब चलते हैं सब सेक्शन 2 की तरफ। ये है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट a suit is instituted in an ordinary case when the plaintiff is presented to the proper officer. दूसरा, in the case of a pauper when his application for leave to sue as a pauper is made. And तीसरा, in the case of a claim against a company which is being wound up by the court when the claimant was sent in his claim to the official liquidator. अब क्या बोल रहा है? ये सूट के बारे में बात हो रहा है। फर्स्ट हमने क्या देखा सब सेक्शन 1 में? कोई भी सूट, अपील, एप्लीकेशन तीनों पे एप्लीकेबल है। ये तीनों डिसमिस कर दिया जाएगा अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन, प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म होने के बाद। ठीक है, प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म होने के बाद सूट फाइल की गई है तो इवन डिफेंस नहीं लिया गया कि लिमिटेशन खत्म हो गया उसके बाद सूट फाइल या एप्लीकेशन फाइल या अपील आई गई है, स्टिल कोर्ट के पास यानी कि जज के पास अथॉरिटी है कि वो डिसमिस कर सकता है वैसे सूट को। ठीक है, ये हो गया सब सेक्शन 1। अब सब सेक्शन 2 जो है ये बेसिकली जो है इस एक्ट के पर्पस के लिए एक सूट जो है, सूट के बारे में बात कर रहा है कि सूट को कब माना जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट हुआ है। सूट कब इंस्टीट्यूट हुआ है? इन एन ऑर्डिनरी केस व्हेन प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। ऑर्डिनरी केस में कब माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ है? जब प्लेंट जो है प्रॉपर ऑफिसर के सामने रखा गया है, तो पहले केस में तब माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया। ये ऑर्डिनरी केस की बात है। अब दूसरा केस जो है पॉपर की केस में बात करेंगे। तो पॉपर के केस में कब माना जाएगा? व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज अ पॉपर इज मेड। ठीक है, जब उसका एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज अ पॉपर दिया गया था। अब इसको जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉपर कौन होता है। पॉपर वैसा इंसान होता है जिसके पास जो है उतने पैसे नहीं हैं
कि वो अपना केस खुद से लड़ पाए, ठीक है। तो जो फाइनेंशियली कैपेबल नहीं होता है अपना केस खुद से लड़ने के लिए, वो उसको बोलते हैं हम पॉपर, ठीक है। तो पॉपर के केस में, ऑर्डिनरी केस में हम कब मानेंगे कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया, जब प्रेजेंट किया जाएगा प्रॉपर ऑफिसर के साथ। अब पॉपर का जो केस होता है उसमें स्पेशल केस इसलिए होता है क्योंकि पॉपर को जैसे पॉपर ने केस कोई फाइल किया तो वो बोलता है कि मेरे पास पैसे देने के लिए तो कुछ भी है नहीं, मैं पॉपर हूँ, मैं इसलिए इसके लिए पैसे नहीं दे सकता। तो उसको पहले दिखाना पड़ेगा कि उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, तो वो कंडीशंस जो है आपको फुलफ़िल करने होते हैं, तभी आप पॉपर कहलाते हो। तो वो कंडीशन भी चेक किया जाता है। तो जब वो एप्लीकेशन फॉर लीव टू सू एज अ पॉपर, उसने एप्लीकेशन मेड किया कि मैं एक पॉपर हूँ और उसी हिसाब से मेरा सूट इंस्टीट्यूट करो, तो जब वो एप्लीकेशन डालता है ना फॉर लीव टू सू एज अ पॉपर, लाइक मैं जो हूँ प्लेंटिफ हूँ बट मैं एक पॉपर प्लेंटिफ हूँ, तो जिस दिन उसने एप्लीकेशन डाला उसी दिन मान लिया जाएगा कि एक सूट इंस्टीट्यूट हो गया। थर्ड केस कौन सा है? इन द केस ऑफ क्लेम अगेंस्ट द कंपनी। अब देखिए, फर्स्ट ऑर्डिनरी केस था, दूसरा पॉपर का केस था, अब यहाँ कंपनी के अगेंस्ट क्लेम किया जा रहा है। तो और कंपनी के अगेंस्ट केस किया जा रहा है और जो वाउंड अप हो रहा है, ठीक है, वाउंड अप हो रहा है कंपनी, और वाउंड अप कौन कर रहा है? वॉलेंट्री वाउंड अप नहीं, यहाँ कोर्ट ने वाउंड अप किया है। व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड्स इन क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो सूट कब इंस्टीट्यूट माना जाएगा? जब क्लेमेंट जो है अपना सेंड करता है क्लेम ऑफिशियल लिक्विडेटर, जो कंपनी जब लिक्विडेट होती है यानी कि वाउंड अप हो रही है कोर्ट के द्वारा, तो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर हायर किया जाता है जो सब चीज़ देखता है उस कंपनी का। तो जब क्लेमेंट जो है वो क्लेम अपना ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेज देगा, उस दिन माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया। ये 3 केसेस थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। और कहीं पे भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल आप फ्री हैं कमेंट करके पूछने के लिए, ठीक है। फिर आते हैं सबसेक्शन बी के तरफ। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है एनी क्लेम बाय वे ऑफ ए सेट ऑफ और अ काउंटर क्लेम shall be treated as a separate suit and shall be deemed to have been instituted। तो अब क्या बोल रहा है कि एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ, अब कोई क्लेम है जो कैसे कर रहे हैं? सेट ऑफ कर रहे हैं या काउंटर क्लेम कर रहे हैं, उसको सेपरेट सूट माना जाएगा और उसको तभी माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हो गया। इसमें भी 2 केसेस है। इन अ केस ऑफ सेट ऑफ, अभी हम सेट ऑफ क्या होता है, काउंटर क्लेम क्या होता है, सब पढ़ेंगे तो घबराइएगा नहीं, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पहले देख लेते हैं क्या जो है स्टेटमेंट क्या बोल रहा है। इन द केस ऑफ ए सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज अ सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। इन द केस ऑफ काउंटर क्लेम ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि क्या होता है ये दोनों चीज़ें। सबसे पहले सेट ऑफ क्या होता है? जैसे कि आपने ए ने बी से कुछ क्लेम किया, मान लीजिए 10,000 का क्लेम किया, 10,000 उसको देना था। अब बी जो है ऑलरेडी ओ करता है 5,000 रुपीज़ ए को, ठीक है। अभी बी ने डिमांड किया है, ए ने डिमांड किया है बी से कि वो उसको 10,000 रुपीज़ देगा, लेकिन बी ऑलरेडी पाता था ए से 5,000 रुपीज़, तो वो वहाँ पे सेट ऑफ कर लेंगे और बोलेंगे ठीक है, तो मुझे 10,000 नहीं दो, 5,000 जो था वो हम एडजस्ट कर लेते हैं और एक्स्ट्रा 5,000 जो है तो मुझे दे दो। तो ऐसे केस को हम बोलते हैं सेट ऑफ, ठीक है। दूसरा केस हमारे पास होता है काउंटर क्लेम का केस। काउंटर क्लेम क्या होता है? ए ने बी से मांगा, ए था, उसने बी से मांगा 10,000 रुपीज़, ठीक है, 10 के मांगा। अब बी क्या बोलता है? अरे मैं बी क्या बोलता है? तुम मेरे से 10,000 क्या मांग रहे हो, तुम उल्टा मुझे 15K देने वाले हो, ठीक है। तो इसने क्या किया? इस क्लेम को डिसमिस करके और इसने काउंटर क्लेम मेड किया, तो इसको बोलते हैं काउंटर क्लेम, ठीक है। अब दोनों क्लियर हो गया होगा, क्लियर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए। अब यहाँ पे इन दोनों के बारे में बात हो रही है। अब कोई क्लेम मेड किया जा रहा है सेट ऑफ के द्वारा या काउंटर क्लेम के द्वारा, ठीक है, इन दोनों के द्वारा, तो उसको जो है सेपरेट सूट माना जाएगा और उस माना जाएगा कि वो जो है सूट इंस्टीट्यूट हो गया है। सेट ऑफ के केस में किस दिन? ऑन द सेम डेट इन विच सूट ऑफ सेट ऑफ इज प्लीडेड, उसी दिन जिस दिन सेट ऑफ का सूट प्ली किया गया था, ठीक है। काउंटर क्लेम के केस में किस दिन? जिस दिन काउंटर क्लेम जो है कोर्ट में मेड किया गया। दोनों 2 चीज़ें हैं। सेट ऑफ के टाइम में किस दिन माना जाएगा? ऑन द सेम डे जिस दिन सेट ऑफ का सूट प्लीड किया गया है। काउंटर क्लेम के केस में कब माना जाएगा?
ऑन द डेट जिस दिन काउंटर क्लेम जो है कोर्ट में मेड किया गया। ये 2 केसेस है, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं सबसेक्शन सी की तरफ। सबसेक्शन सी क्या बोल रहा है, एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन अ हाई कोर्ट इन इज मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट। क्या बात हो रही है यहाँ पे, एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन अ हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट में जो एप्लीकेशन मेड कर रहा है किस चीज़ का, नोटिस बाय नोटिस ऑफ मोशन के द्वारा जो एप्लीकेशन मेड कर रहा है हाई कोर्ट में, तो उस दिन कब माना जाएगा, जब एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो जिस दिन एप्लीकेशन जो है प्रॉपर ऑफिसर, उस कोर्ट के जो प्रॉपर ऑफिसर थे उसको दे दिया जाएगा, उस दिन माना जाएगा कि सूट जो है आपका इंस्टीट्यूट हो गया है। बहुत ही सिंपल सेक्शन था, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड था, लेकिन उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक और चीज़ मैं भूल गई, आपको बताती हूँ यहाँ पे, चलिए याद आ गया, अच्छा हुआ। यहाँ एक और लाइन था, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 4 to 24 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि जो हमने प्रोविज़न पढ़ा कि डिसमिस हो जाएगा अगर लिमिटेशन प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद आपने केस फाइल किया तो, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि नीचे के सेक्शन 4 से 24 में दिए गए। अब इंक्लूसिव यानी कि 4B और 24B, 4 से 24 में जितने सेक्शन आते हैं इन सारे में क्या है आपका एक्सेप्शन है 3 का, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन था। अब मैं सेक्शन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक अनाउंसमेंट फिर से कर दूं कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप ऑन हो चुका है। जल्दी से आप चैनल का मेंबरशिप बन जाइए। इस CBI के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सीरीज़ में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है आपको। वो सारे बेनिफिट जो आपको मेंबर्स बनने के लिए मिलेंगे, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे दी गई हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। 3 तरह की मेंबरशिप है आपकी, जो है ब्रॉन्ज है, सिल्वर है एंड गोल्ड है। गोल्ड में सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, उससे कम बेनिफिट सिल्वर है और उससे कम बेनिफिट ब्रॉन्ज है। तो ये सारे चीज़ें आप वहाँ जाके देख सकते हैं कि क्या क्या बेनिफिट है। मैं यहाँ ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, तो वहाँ जाके देखिए और जल्दी से मेंबर्स बन जाइए ताकि आपको एडिशनल बेनिफिट मिले इस सीरीज़ में जो भी मिलने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 4 के साथ। तो एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। अब जो है हम 4 to 24 क्या है, एक्सेप्शन है। तो यहाँ से एक्सेप्शन शुरू हो रहा है कि कब जो है प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म होने के बाद भी आप केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या लिखा था, प्रिस्क्राइब पीरियड के खत्म होने के बाद आप केस फाइल नहीं कर सकते, अगर फाइल किया तो डिसमिस हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे केस मेंशन हैं जहाँ पे आप केस जो है फाइल कर सकते हो प्रिस्क्राइब पीरियड खत्म होने के बाद। सबसे पहला केस जो है यहाँ पे, एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड। अब कोर्ट ही क्लोज है जिस दिन लास्ट डे है, ठीक है। तो क्या होगा, व्हेन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ एनी सूट, अपील एंड और एप्लीकेशन एक्सपायर ऑन अ डे व्हेन द कोर्ट इज क्लोज्ड, द सूट, अपील एंड एप्लीकेशन मे बी इंस्टीट्यूटेड, प्रेफर और मेड ऑन द डेट ऑन विच कोर्ट्स रीओपन। सिंपल सी चीज, आपको केस फाइल करना था, आपके पास मान लीजिए 2 दिन थे, सॉरी 10 डेज थे, ठीक है। आपको 9 डे पे याद आया, अरे मुझे केस फाइल करना है, आप 10th डे जाते हो केस फाइल करने, पता चलता है कोर्ट बंद है आज, ठीक है। तो आपका प्रिस्क्राइब पीरियड जो है एक्सटेंड हो जाएगा, उस दिन नहीं माना जाएगा कि ख़त्म हुआ, क्योंकि उस दिन कोर्ट क्लोज था, ठीक है। तो इसीलिए ये एक एक्सेप्शन है। इसी तो यहाँ पे वही सिंपल सी चीज़ बोल रही है कि जब प्रिस्क्राइब पीरियड जो होता है किसी भी सूट का, अपील का, एप्लीकेशन का, वो एक्सपायर उस दिन होता है जिस दिन कोर्ट क्लोज होता है। तो वैसी सूट, अपील और एप्लीकेशन इंस्टीट्यूट किया जा सकता है, प्रेफर किया जा सकता है, मेड किया जा सकता है उस दिन जिस दिन कोर्ट रीओपन होगा। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। एक्सप्लेनेशन भी है इसके साथ, अ कोर्ट शैल बी डीम टू बी अ क्लोज ऑन एनी डे विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन इफ ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द नॉर्मल वर्किंग आवर इज रिमेन क्लोज ऑफ द डे। अब कैसे जानेंगे कि कोर्ट क्लोज है, ओपन है, क्या है, उसी के लिए एक्सप्लेनेशन यहाँ दी गई है। तो एक्सप्लेनेशन जो है हमें बताता है कि कोर्ट को माना जाएगा कि क्लोज है किसी दिन पे, जब इस सेक्शन के सिर्फ मीनिंग के लिए क्लोज को कब क्लोज माना जाएगा, जब वो अपने नॉर्मल वर्किंग आवर में जो है कभी भी वो क्लोज है, तो उसको माना जाएगा कि उस दिन क्लोज है, ठीक है।
ये हो गया सेक्शन नंबर 4 हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 5। अगर कुछ भी ऊपर के किसी भी सेक्शन में, इवन लास्ट लेक्चर के सेक्शन में भी आपको कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं ज़रूर उसमें देखूंगी आपका क्या डाउट है, मैं उसको अगले सेशन में ज़रूर क्लियर करूंगी। एंड मेंबरशिप बिल्कुल ज्वाइन कीजिएगा, आपके बेनिफिट के लिए है, मैं बार बार बोल रही हूँ आपके बेनिफिट के लिए। ये मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से सिंसियर कैंडिडेट है, इससे एडिशनल बेनिफिट उन सारे कैंडिडेट्स को होने वाली है। तो इसीलिए मेंबरशिप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल डिले मत कीजिए इसमें। तो सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 हमें बताता है एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस। अब जो है कुछ कुछ केसेस में प्रिस्क्राइब पीरियड को एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ठीक है। अब वो देखते हैं क्या है। एनी अपील, एनी एप्लीकेशन अदर देन एन एप्लीकेशन मेड अंडर द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 21 ऑफ द CPC एक्ट ऑफ 1908 may be admitted after prescribed period if the appellant or applicant satisfy the court that he has sufficient cause for not preferring the appeal or making application within such period। अब देखिए हमने 4 में क्या देखा था, कोर्ट क्लोज है इसलिए एक दिन रीओपन जिस दिन होगा उस दिन तक आप जो है आपका लिमिटेशन बढ़ जाता है। अब वो जो था वो सूट, अपील और एप्लीकेशन तीनों पे एप्लीकेबल था। अब यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे देखिए, सूट पे एप्लीकेबल नहीं है, ये बस अपील और एप्लीकेशन पे है। एक्सटेंशन ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केसेस, सेक्शन नंबर 5। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे इस चीज़ पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब कोई भी अपील है, एप्लीकेशन है अदर देन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21, ये भी एक एक्सेप्शन, जैसे सूट नहीं है यहाँ पे, ऑर्डर 21 जो CPC है उसके एप्लीकेशन की बात नहीं हो रही है, उसको भी यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया गया है, ठीक है। तो ऐसे अपील और एप्लीकेशन जो हैं जो कि ऑर्डर 21 में नहीं आते हैं उसको एडमिट किया जा सकता है प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद भी, अगर जो अपीलेंट है या एप्लीकेंट है वो सेटिस्फाई हो जाता है या सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को कि उसके पास सफिशिएंट कॉज था, रीजनेबल कॉज था, इसलिए उसने अपील प्रेफर नहीं किया, एप्लीकेशन मेड नहीं किया उस पीरियड के अंदर, प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर, ठीक है। उसके पास सफिशिएंट कॉज था, और सफिशिएंट कॉज क्या क्या हो सकता है ये कहीं पे लिखा नहीं है, लेकिन कोर्ट ने बहुत सारे वर्डिक्ट में अपने बताए हैं कि ये सारी चीज़ें जो है सफिशिएंट कॉज हो सकती है, जैसे कि सीरियस इलनेस हो गया, एक्सीडेंट हो गया, कोई कोमा में चला गया, तो ऐसी चीज़ें जहाँ पे जो है आपके पास रीज़नेबल ग्राउंड है इसलिए आपने अपील नहीं फाइल की है, तो ऐसे सारे केस में जो है उसको कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन पे सफिशिएंट कॉज के अंदर डाल के इस सेक्शन के अंदर बेनिफिट दे सकती है, ठीक है। अब जो है इसके साथ एक एक्सप्लेनेशन भी है, वो भी साथ में देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है, the fact that the applicant or the appellant was missed by any court, practice or judgment of high court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this section। the fact that, क्या fact, appellant or applicant was missed by any order, practice or judgment of high court, ठीक है। क्या फैक्ट है कि जो भी अपील कर रहा है अपीलेंट या कोई एप्लीकेशन जो मेड कर रहा है एप्लीकेंट वॉज मिस्ड बाय एनी ऑर्डर, प्रैक्टिस और जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इन असर्टनिंग और कंप्यूटिंग द प्रिस्क्राइब पीरियड, ये एक सफिशिएंट कॉज है इस सेक्शन के मीनिंग के अंदर, ठीक है। अब सिंपल वर्ड में समझिए, अब कोई हाई कोर्ट है, ठीक है, उसने अपने ऑर्डर में, प्रैक्टिस में या जजमेंट में किसी अपीलेंट या अप्लीकेंट के बारे में बोलना मिस कर दिया था, उसको मिस कर दिया था, तो ये एक रीजनेबल ग्राउंड है, यानी कि सफिशिएंट कॉज है इस सेक्शन के मीनिंग के अंदर, इस कंप्यूटेशन, प्रिस्क्राइब पीरियड के कंप्यूटेशन और असर्टेनमेंट के लिए, ठीक है। तो इसको एक सफिशिएंट कॉज माना गया है, किसको, कि कोई भी जो हाई कोर्ट है उसने अपने जजमेंट के टाइम में, ऑर्डर के टाइम में, प्रैक्टिस के टाइम में मिस कर दिया किसी अपीलेंट या एप्लीकेंट को, तो ये एक सफिशिएंट कॉज माना जाता है इस सेक्शन के मीनिंग के अंदर। तो ये था इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। आज के लिए मैं यही 3 सेक्शन रखती हूँ,
ठीक है। 3, 4 और सेक्शन नंबर 3, 4, 5 पढ़ा आज हमने, लेकिन ये तीनों सेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस नहीं करना चाहती हूँ। इसलिए इस लेक्चर को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। फर्स्ट लेक्चर जो था वो भी अगर आपने एक बार देख लिया है तो आगे आप जो है स्पीड उसको बढ़ा करके फास्ट स्पीड में देख सकते हैं, एंड जो है जल्दी जल्दी से रिवीजन कर सकते हैं। तो इसको ये वाला जो वीडियो है, इससे पहले वाला वीडियो था, दोनों को जो है आप 2-3 बार देखिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं होता फिर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, एंड अगेन मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सारे अपडेट वहाँ पे आते हैं। एंड डोंट मिस एनी फर्दर वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बेल बटन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आते रहे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू।